मेरी माँ बाबा के कमरे में नहीं सोती थी। जिस दिन बाबा के कमरे में सोती थी उस दिन सुबह अम्मी रोते रोते बाहर निकलती। एक दिन अम्मी सोई हुई थी कि मैं अम्मी की चादर लेकर बाबा के कमरे में चली गई। फिर जो बाबा ने अम्मी समझकर मेरे साथ किया वो सुनकर तो आपकी रूह फना हो जाएगी। मेरी आंख खुली तो मैंने अम्मा को सिसकते हुए देखा। वो मेरे बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह रो रही थी। अपनी माँ को ऐसे देखकर हमेशा मेरा दिल डूब जाया करता था, लेकिन मैं चाह कर भी कभी उनसे कुछ नहीं पूछ सकती थी। अक्सर ही सुबह अम्मा का ऐसा हाल होता था। कुछ वक्त पहले मैंने एक दफा अम्मा से पूछा था कि आखिर वो अब्बा के कमरे से सुबह सुबह बाहर आकर इतना क्यों रोती है, तो अम्मा ने कोई जवाब दिए बगैर ही मुझे डांट दिया। अम्मा जब भी उनके कमरे से निकलती अम्मा का हुलिया बहुत ही अजीब सा होता। उनके बिखरे हुए बाल और सलवट ज़दा लिबास एक अजीब सी दास्तान सुना रहे होते। ये सिलसिला कुछ अरसा पहले ही शुरू हुआ था और जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था मेरे लिए ये सब कुछ गैर मामूली होता जा रहा था। मेरे अंदर एक तजस्सुस ने जन्म ले लिया था कि मेरा बाप आखिर मेरी माँ के साथ रात भर क्या करता है। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं 15 बरस की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। अम्मा का रो रो कर सुर्ख होता चेहरा मुझे किसी अनहोनी का पता देते थे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब अम्मा कमरे से निकलती तो वो बहुत रो रही होती और जब अब्बा कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती और उन्हें देखकर ऐसा लगता जैसे वो बिल्कुल जवान हो। वो कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते जैसे बहुत खुश हों। और अम्मा का हाल ऐसे होता था कि अम्मा अब्बा के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी कतराती थी। वो उनका नाश्ता भी मेरे हाथ ही उनके कमरे में भिजवाती, खुद सारा वक्त किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती या गुसल खाने में बंद हो जाती। अम्मा की हालत देख देख कर मुझे बहुत तरस आता था। मैं 10वीं जमात की तालिबा थी और अब्बा को नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे जहन में अम्मा का तस्वुर ही घूमता रहता। मैंने कभी किसी सुबह अब्बा को परेशान या बेचैन नहीं देखा था। वो हमेशा ही मुतमईन अंदाज में नाश्ता करने बैठते और उनका चेहरा बहुत हशाश बशाश होता, जबकि अम्मा को देखकर ऐसा लगता कि किसी भी पल अम्मा को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर तो मैं नाश्ता बनाते हुए अम्मा के वजूद को कपकपाते हुए भी देखती। मेरा दिल चाहता था कि मैं अम्मा से पूछूं कि अब्बा रात को उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है, मगर अब्बा के नाम पर अम्मा के चेहरे पे खौफ नजर आने लगता था। अम्मा हर रात अब्बा के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वो मेरे साथ ही सोती थी। कभी कभी उन्हें जबरदस्ती अब्बा अपने साथ कमरे में ले जाते और अम्मा इनकार करने की कोशिश करती, लेकिन अब्बा उनकी एक न सुनते। अब्बा के लहजे या मोहब्बत की ऐसी चाशनी खुली होती कि देखने वाला हैरान रह जाए, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि अब्बा अम्मा को कमरे में ले जाकर यकीनन उनके साथ कुछ गलत सलूक करते हैं। किसी भी औलाद के लिए अपनी माँ को रोता तड़पता देखना बहुत ही मुश्किल काम है और मेरा भी ऐसा ही हाल था। ना मैं पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही घर के काम में मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता कि मैं किसी भी तरह अपनी माँ को अब्बा के कमरे में ना जाने दूं, लेकिन मैं किसी तरह अब्बा को मना नहीं कर सकती थी। अब्बा तो मेरे सामने अम्मा के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर मुतासिर किया था कि मैं शशमाई इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गई। मैंने अम्मा अब्बा को नतीजे का नहीं बताया, लेकिन मेरे दोस्त जोहा हैरान थी क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छी और ज़हीन थी। वो बार बार मुझसे पूछने लगती हैं कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उसे अम्मा और अब्बा के बारे में बता दिया। तुम्हारे अब्बा अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते? जोहा ने अचानक सवाल किया। मैं हक तक उसे देखने लगी और उस सवाल का भला क्या मकसद था। खेज निगाहों से मुझे देख रही थी और मैं ना समझी से उसे जोहा ने बात बदल दी, लेकिन मेरी सुई उसी की बात पे अटक गई। आखिर जोहा ने ये सवाल क्यों पूछा था? मैं घर वापस आई तो अम्मा के तायाजाद भाई अबरार अंकल बैठे हुए थे। वो अक्सर दोपहर को हमारे घर आते थे। अम्मा की बचपन से उनसे बहुत सी दोस्ती थी। अम्मा बताती थी कि वो दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। फिर अबरार अंकल दुबई चले गए और अम्मा की शादी अब्बा से हो गई। अम्मा की शादी को 17 साल हो चुके थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। कुछ अरसा पहले तक शायद सब कुछ ठीक था या फिर मैं ही छोटी और नासमझ थी, लेकिन कुछ अरसे से मुझे अच्छी तरह अम्मा की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है। वो मेरी माँ की तकलीफ की वजह थी और इसी बात ने मेरे दिल में अपने बाप के लिए अदावत डाल दी थी। अबरार अंकल से अम्मा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो साल भर पहले ही पाकिस्तान वापस आए थे और अम्मा से मिलने के लिए अक्सर आते थे, लेकिन अम्मा को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। अबरार अंकल के जाने के बाद अम्मा अक्सर मुझे कहती हैं कि अगर तुम्हारे अब्बा को पता चला कि अबरार मिलने आता है तो बहुत बुरा होगा। मैं अम्मा को दिलासा देती कि अब्बा को कैसे पता चलेगा, अब्बा सुबह काम पर जाता है, रात को ही घर आता है। मुझे तो अबरार अंकल बहुत अच्छे लगते
करते थे। वो हमेशा आते और अम्मा का मूड अच्छा करके जाते। मेरे लिए भी बहुत से तवाइफ लाते। अब्बा की तो आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर भी मुश्किल से होता था। अम्मा न जाने कैसे अब्बा जैसे जालिम शख्स के साथ जिंदगी गुजार रही थी। मैंने अपना और अम्मा का बिस्तर लगाया और अम्मा के साथ आंखें बंद करके सो गई। थोड़ी देर में अब्बा मेरे कमरे में आए। अम्मा मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। अब्बा ने उन्हें साथ चलने को कहा तो अम्मा ने तभी दबे लफ्जों में इनकार किया। मैंने आंखें नहीं खोली थी। मैं सुनना चाहती थी कि अब्बा अम्मा से क्या कहते हैं। चल नानूरी, मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, वादा। अब्बा की आवाज मेरे कानों में पड़ी जिसमें मोहब्बत की मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। अम्मा ने एक दफा फिर इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, अब हमारी जवान बेटी है, वो सोच सवाल करने लगी है, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मा ने धीमे से लहजे में अब्बा को जवाब दिया। अब्बा ने जबरदस्ती अम्मा को हाथ पकड़ के उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। अब्बा अम्मा के साथ ना जाने क्या करते। जोहा की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे जहन में अटक गई थी। 2 घंटे गुजर गए थे लेकिन अम्मा वापस ना आई। मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर बावर्ची खाने में गई। अम्मा थोड़ी ही देर में मेरे पीछे चली आई। मैंने गहरी निगाह अम्मा पर डाली जिनके बाल बिखरे हुए थे। जिस बात ने मुझे चौंका दिया वो अम्मा की कमीज का फटा हुआ आस्तीन था। अम्मा को मेरी नजरों का एहसास हो गया था। अम्मा ने फौरन ही अपना दुपट्टा अच्छी तरह लपेट लिया। मेरे सामने ही अम्मा ने सुबह सुबह जोड़ा पहना था, लेकिन फिर अचानक ही अम्मा का आस्तीन कैसे फट गया। अम्मा मुझसे पूछ रही थी कि मैं इतनी रात को क्यों जाग रही हूँ। मैंने यूं ही झूठा बहाना बनाया कि मैं भी उठकर पानी पीने आई थी। अम्मा मेरे साथ वापस आकर मेरे कमरे में आ गई। मैंने सोने के लिए आंखें मूंद ली, लेकिन मुझे अम्मा की सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी माँ को तसल्ली दूं और दिल में आए तमाम सवालात को जबान पर ले आऊं, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश रही। अब्बा सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कमरे से निकलते थे जैसे कोई जवान लड़का हो। अब्बा की आमदनी कम थी, लेकिन अब्बा हमेशा खुश रहते, मुस्कुराते रहते। काम पर हमेशा ऐसे तैयार होकर चलते जैसे सेठ आदमी हो। मैंने अचाट निगाह अपने बाप पर डाली जिससे मुझे आज भी नफरत महसूस हो रही थी। अब्बा के आगे नाश्ता रखकर मैं स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में भी मेरा जहन अम्मा के फटे हुए आस्तीन की तरफ था। स्कूल से वापसी पर मुझे अबरार अंकल मिल गए और मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई। अबरार अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा। कहने लगे, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतनी खोई हुई सी क्यों रहती हो। मैं इस कदर जज्बाती हो चुकी थी कि मैंने अबरार अंकल को सारी बात कह दी। मेरी बात सुनकर अबरार अंकल कहने लगे, उन्हें अंदाजा है कि मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है। तुम अपनी माँ को अपने बाप से आजाद क्यों नहीं दिलवा देती? कब तक तुम दोनों उनकी जुल्म की चक्की में पिसते रहोगे? अबरार अंकल ने बहुत ही फिक्रमंदी से मुझे तजवीज दी, जिसे सुनकर मेरी रूह फना हो गई। मैं अब्बा को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अब्बा ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। फिर मैं अब्बा को जालिम कैसे कहती? मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे अम्मा और अब्बा के दरमियान क्या होता है। अबरार अंकल की बात सुनकर मैं सोच के समंदर में डूब गई। बहुत सोचने के बावजूद भी मुझे अब्बा की कोई ऐसी बात याद नहीं आई थी जिससे मैं उन्हें जालिम करार देती। अलबत्ता अम्मा की तड़प और आंसू अब्बा को जालिम साबित करते थे। अबरार अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर चले आए, खुद भी अंदर आ गए। अम्मा हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई थी। अम्मा ने फौरन खाना लगा दिया। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और अबरार अंकल अम्मा के पास बैठे रहे। मुझे नींद नहीं लग रही थी। मैं सारा वक्त अबरार अंकल की बात को सोचती रही। अम्मा को अब्बा के कमरे में गई 3 दिन गुजर चुके थे और पिछले 3 दिन से अम्मा मेरे साथ मेरे ही कमरे में सो रही थी। अम्मा जब जब मेरे पास रहती बिल्कुल पुरसुकून और मुतमईन रहती हैं। अब्बा का रवैया तो हमेशा एक जैसा ही रहता था। जिस दिन अम्मा को अपने कमरे में ले जाते उस दिन मैं रोजाना से ज्यादा खुशी महसूस करती। चौथे दिन जब अब्बा अम्मा को फिर अपने कमरे में ले गए थे और मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदलती रहती थी। अम्मा जब सुबह अब्बा के कमरे से निकलती तो उन्हें ठीक तरह से चलना भी नहीं आ रहा था और वो एक पैर जमीन पर घसीट कर बड़ी मुश्किल से चल रही थी। बेसाख्ता ही मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है? तो कहने लगी, छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दिया करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा 10वीं का नतीजा अच्छा ना आया तो तुम्हारा अब्बा इसका जिम्मेदार भी मुझे ही समझेगा। अम्मा की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे। वो हस्बे मामूल बावर्ची खाने में अब्बा का नाश्ता बनाने चली गई और इसके बाद दोबारा बाहर ना आई। मैं अम्मा को नाश्ता देने के बाद अब्बा के पास गई, उन्हें नाश्ता दिया तो अब्बा मुझसे
मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। अब्बा के लहजे में इतना शहद था कि मैं अब्बा की इस दोगली तबीयत पर हैरान रह गई थी। अब्बा किसी भी तरह सख्त या जालिम नजर नहीं आते थे, बल्कि अम्मा की हालत चीख चीख कर अब्बा के जुल्म की दास्तान सुनाती थी। मैं अब्बा को नाश्ता देने गई तो अब्बा मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैंने अब्बा से कहा कि मुझे अम्मा के बगैर नींद नहीं आती और वो अब्बा को रात अपने कमरे में ना बुलाया करे। मेरी बात सुन के अब्बा मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मैं तो कभी कभी तुम्हारी माँ को अपने पास बुलाता हूँ, मेरा भी तुम्हारी माँ पर हक है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अब्बा की बात सुनकर मेरा खून खोल उठा था, क्योंकि उनकी मोहब्बत के नज़ारे में आए दिन देखा करती थी, लेकिन अब्बा से जबान दराजी करने का मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए खामोशी से स्कूल के लिए रवाना हो गई। स्कूल में टीचर सबक पढ़ाते हुए हमें समझा रही थी कि कभी भी पूरा सच जाने बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आधा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। टीचर की बात मेरे दिमाग की एक और खिड़की खोल दी थी। मैंने सोच लिया कि अब्बा का पूरा सच जान कर रहूंगी और फिर अपनी माँ को अब्बा से आजादी दिला दूंगी। अबरार अंकल ने मुझसे वादा किया था कि वो बर वक्त मेरी मदद करने को तैयार रहेंगे। मैं और मेरी माँ का कद काट बिल्कुल एक जैसे थे। मैं उम्र में 15 साल की थी, लेकिन डेल डाउन में बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। अगली रात मैंने खुद ही अपनी माँ को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी माँ की चादर ओढ़कर अब्बा के कमरे में चली गई। अब्बा के कमरे में लाइट बंद थी और एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। अब्बा अंधेरे की वजह से मुझे अम्मा समझ बैठे। मेरी खुशनसीबी है कि नूरी तो आज खुद चलकर मेरे कमरे में आई है। अब्बा बहुत ही खुशी से कहते हुए मेरे करीब आए और मुझे कंधों से पकड़कर अपने बराबर में बिठा लिया। अब्बा के बराबर में बैठती मेरी रूह फना हो गई। मैं नहीं जानती थी कि इससे आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। अब्बा बहुत मोहब्बत करने लगे। नूरी तो बेटी जवान हो रही है, ये कहकर मुझसे इस कदर दूर हो गई हैं कि मुझे जबरदस्ती तुझे अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। तेरा भी तो मुझ पर कुछ हक है। मैं मानता हूँ कि हमारी बेटी जवान हो रही है, लेकिन वो इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे ये ना समझ हो कि माँ बाप एक कमरे में एक साथ रहते हैं तो सारा दिन काम करके थक जाती हैं। चल अब स्कूल से मेरे साथ सो जा, मैं तुझे अपने करीब देखकर खुश हो जाता हूँ। अब्बा को अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था और अब्बा ने खुद ही मुझे अपने तकिए पर लिटा दिया। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान के करीब होकर बातें करने लगे। वो कह रहे थे कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर लिया है जिससे वो मेरी शादी करेंगे। उसके बाद जो कुछ अब्बा ने कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो कह रहे थे, मैं जानता हूँ कि अबरार ने एक दफा फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन नूरी मैं तुझे बता दूं कि वो शख्स ठीक नहीं है, ना ही उसकी नीयत अच्छी है। पहले भी एक दफा वो तुझे बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब तो हमारे घर जवान बेटी भी है, इसलिए तुम एहतियात का दामन थाम के रखना। अब्बा को अभी तक मालूम नहीं था कि मैं अम्मा नहीं बल्कि उनकी बेटी हूँ। अब्बा बहुत आहिस्ता से मेरे बालों में हाथ फेरते रहे थे और कुछ ही देर बाद अब्बा को नींद लग गई। काफी देर तक मैं दम सारे अब्बा के पास लेट गई, लेकिन अब्बा को तो बहुत गहरी नींद सो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। अब्बा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे मुझे कुछ भी समझ आता। अलबत्ता अबरार अंकल और अम्मा को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल जन्म ले चुके थे। अगली सुबह अब्बा रोजाना की तरह हशाश बशाश ही थे और उनका चेहरा ऐसे था जैसे अम्मा के साथ रात गुजारने के बाद हुआ करता था। मैं खामोशी से अब्बा का जायजा ले रही थी, लेकिन मुझे अब्बा के रवैये में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही थी। स्कूल से वापस लौटी तो घर के बाहर अबरार अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं हमेशा दूर से सलाम करके घर में दाखिल होती थी, लेकिन आज मैं चोरों की तरह दबे पांव घर में दाखिल हो गई। अम्मा और अबरार अंकल मेरे कमरे में एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं था। जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ये सब जानने के लिए मैं बेताब थी। वो इस कदर भयानक है। अम्मा अबरार अंकल से हंस कर कह रही थी, मैंने अपनी गुड़िया के दिल में उसके बाप के खिलाफ पूरी तरह नफरत का बीज बो दिया है और अब वो दिन दूर नहीं है जब मेरी बेटी अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वो बूढ़ा जबरदस्ती मुझे अपने साथ इस रिश्ते में बांध कर रखे हुए हैं, लेकिन अब मैं आजादी चाहती हूँ। वो मुझे कमरे में लेकर जाता है और मुझसे बातें करते करते ही सो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो अपना हुलिया खुद ही खराब कर लेती हूँ। मैंने गुड़िया के दिल में ये बात अच्छी तरह बिठा दी है कि उसका बाप मुझ पर जुल्म करता है। एक दिन तो मैंने खुद ही अपनी कमीज का आस्तीन तक फाड़ डाला। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उस बुड्ढे से आजादी का मुतालबा करूँ, बेटी मेरी ढाल बन जाए और मुझे अपनी गुड़िया को छोड़कर उस घर से ना निकलना पड़े। गुड़िया खुद दुनिया को मेरी बेगुनाही और अपने बाप के जुल्म की दास्तान सुनाएगी और मैं गुड़िया को साथ लेकर तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाऊंगी। अबरार अंकल हंसते हुए कहने लगे कि हाँ, मैंने गुड़िया से भी कह दिया है
कि उसे जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं चला आऊंगा। अम्मा अबरार अंकल से कहने लगी कि पहले की तरह तुम मेरे साथ बेवफाई ना करना। एक दफा पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे, उस वक्त भी मेरे शौहर ने मुझे माफ करके अपना लिया था। अबरार अंकल अम्मा का हाथ पकड़कर कहने लगे, मैंने बहुत मजबूरी में तुम्हारा हाथ छोड़ा था क्योंकि मेरे घर वाले इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि मैं एक शादीशुदा औरत से ताल्लुक कायम करूं, लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं पूरे दिल से तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपनाऊंगा। बस गुड़िया को किसी भी तरह ये सच ना पता चले कि उसका बाप जालिम नहीं है, बल्कि हम उसे जालिम साबित करना चाहते हैं। गुड़िया ही है जो हम दोनों को एक करवा सकती है। अम्मा ने अबरार अंकल को यकीन दिलाया कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसे उन दोनों ने सोच रखा है। वो दोनों मुस्कुराकर बगल गिर हो चुके थे और मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। मेरी माँ सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे बाप को भी पूरी तरह धोखा दे रही थी और वो मेरे बाप के घर में बैठकर एक गैर मर्द के साथ मिलती थी और नए ताल्लुक की मंसूबाबंदी कर रही थी। मुझे अब्बा की बात याद आ गई कि अबरार ने पहले भी हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की थी। मैं बहुत कुछ जान चुकी थी, इसलिए कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर अम्मा और अबरार अंकल चौंक उठे, लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने अपने तासुरात पर काबू पा लिया। अबरार अंकल ने मेरी तरफ चॉकलेट बढ़ाई। मैंने चॉकलेट पकड़ने की बजाय अम्मा की शक्ल देखी और सख्त लहजे में अम्मा से पूछा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर आपको अब्बा से मसला क्या है। अम्मा जान चुकी थी कि उसके झूठ का पोल खुल चुका है, इसलिए बिना झिझक के अम्मा ने मुझे सारा सच बता दिया। अम्मा शादी से पहले अबरार अंकल से मोहब्बत करती थी, लेकिन अबरार अंकल ने उनसे शादी करने की बजाय दुबई जाकर नौकरी करने को तरजीह दी और अम्मा की मोहब्बत को छोड़कर अपना पेशा चुन लिया। बचपन की मोहब्बत ने अपना रंग कच्चा ना होने दिया और अम्मा के दिल में अबरार अंकल की मोहब्बत का रंग बसा रहा। अम्मा के घर वालों ने अम्मा के लिए अब्बा को पसंद कर लिया। अम्मा जवान और खूबसूरत थी, जबकि अब्बा उम्र में 10 साल बड़े थे और अब्बा वाजबी सी शक्लो सूरत का मालिक थे, जबकि अबरार अंकल बहुत हैंडसम थे। अम्मा के लिए अब्बा का साथ सिर्फ और सिर्फ घर वालों की मर्जी थी और अम्मा ने अपने घर वालों की जबरदस्ती पर अब्बा से शादी तो कर ली, लेकिन वो कभी अब्बा को दिल से कबूल ना कर पाई। जबरदस्ती का ये रिश्ता अम्मा के लिए किसी बोझ की तरह था, लेकिन अम्मा इस रिश्ते को घसीट रही थी क्योंकि शादी के 1 साल बाद ही मैं अम्मा की गोद में आ गई थी। अम्मा की शादी के 8 साल बाद अबरार अंकल दुबई से कुछ अरसे के लिए वापस आए तो उनके दिल में अम्मा को देखकर दोबारा से जज्बात जाग उठे। अम्मा भी बचपन की मोहब्बत और अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर अबरार अंकल से चुपके चुपके मुलाकातें करने लगी, लेकिन कुछ ही दिनों में ये बात अम्मा की ताई को पता चल गई और उन्होंने सारे खानदान में मेरी माँ की इज्जत को उछालना शुरू कर दिया। अब्बा अम्मा से सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने अम्मा को बदनामी से बचा लिया और इस सारे किस्से को ताई की तरफ से बोहतान करार दे दिया। जब अब्बा ने अम्मा का साथ दिया तो सारा खानदान अपने आप ही खामोश हो गया। ताई के हाथ अम्मा तो ना आ सकी, लेकिन उन्होंने अबरार अंकल पर सख्ती की और उन्हें जबरदस्ती वापस भेज दिया। मोहब्बत का जोश जो जाग की तरह बैठ गया था, उसे 1 साल पहले अबरार अंकल ने दोबारा जिंदा कर दिया। अबरार अंकल हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गए थे और एक दफा फिर वो अम्मा के पीछे दीवाने हो गए थे। अम्मा को तो पहले ही दिन से अब्बा पसंद नहीं थे, फिर हमारे हालात भी कुछ खास नहीं थे, जबकि अबरार अंकल के पास दुबई का पैसा था और अम्मा के लिए अब्बा को छोड़ना कुछ मुश्किल नहीं था। लेकिन असल मसला ये था कि अब्बा भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और अम्मा भी मेरे बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए अम्मा ने जानबूझकर ये सारा खेल रचा और मेरी नजरों में अब्बा के किरदार को मशकूक कर दिया। हमदर्दी बटोर कर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसीलिए अम्मा ने बाकायदा अब्बा को जालिम साबित किया और खुद मजलूम बनकर रहने लगी। इतने अरसे में मैं ये सोच रही थी कि अब्बा ने तो कभी ऊंची आवाज में हमसे बात तक नहीं की, फिर वो बंद कमरे में अम्मा पर जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैंने अम्मा से साफ साफ कह दिया कि अगर आपको उसके घर जाना है तो आप जा सकती हैं, लेकिन मैं अपने भोले भाले और वफादार बाप को नहीं छोड़ सकती। अबरार अंकल जब पहली अम्मा को 2 दफा छोड़ चुके थे, अम्मा उनसे ना जाने कैसे तीसरी दफा उम्मीद लगाकर बैठी थी। मुझे अबरार अंकल की आंखों में आज पहली दफा अपने लिए सिर्फ और सिर्फ हविस दिखाई दे रही थी और मैं जान गई थी कि इस हविस को पूरी करने के बाद अम्मा उनके किसी काम की नहीं रहेगी। अम्मा ने मुझे मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाकर उस बात के लिए मजबूर किया कि मैं उनके साथ चल पड़ूं और अब्बा को छोड़ दूं, लेकिन मेरे लिए ये बात इतनी आसान नहीं थी। लेकिन मेरे लिए अब्बा ही सब कुछ थे। अगर मेरे सामने सारा सच ना आता तो शायद मैं कुछ गलत फैसला कर बैठती, लेकिन खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ खुद देखा था और कानों से सुना था। अम्मा अबरार अंकल के साथ जाने के लिए राजी थी, लेकिन जब अबरार अंकल ने देखा कि मैं उनके काबू नहीं आऊंगी और ना ही अम्मा के साथ चलूंगी, तो वो एक दफा फिर अब्बा से अपनी राह जुदा करके अम्मा को छोड़ गए थे। अम्मा को पता चला था
کہ अबरार अंकल अम्मा के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए घर के चक्कर काट रहे थे। वो बहुत ही चालाक और मक्कार किस्म के आदमी थे। उन्होंने मेरी माँ की मोहब्बत को पूरी तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा था। अम्मा को जब एहसास हुआ कि जज्बात की धारे वो बहकर कितना बड़ा नुकसान करने जा रही थी, अगर अम्मा और मैं उनके साथ चले जाते तो वो मेरी इज्जत को एक दफा वैसे ही पामाल करते जैसे ताई अम्मा ने अम्मा की इज्जत की धज्जियां बिखेरने की कोशिश की थी। न जाने कौन सी नेकी हम दोनों माँ बेटी के काम आ गई थी कि हम अबरार अंकल के जंगल से निकल गए थे। रात गए अब्बा घर लौटे तो अम्मा ने खुद ही अब्बा के लिए खाना मंगवाया और अपना बिस्तर भी अब्बा के कमरे में लगा दिया। अब्बा की खुशी देखने के लायक थी। अब्बा सच में अम्मा से बहुत मोहब्बत करते थे और ये उनकी मोहब्बत ही थी जो उन्होंने अम्मा की गलतियों पर भी आज तक पर्दा डाल रखा था। इतने सालों में पहली दफा अम्मा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्होंने अब्बा को दिल से अपनाया था। अगली सुबह अम्मा और अब्बा हंसते मुस्कुराते कमरे से बाहर निकले थे और मेरे दिल को एक ठंडक का एहसास हुआ था। कभी कभी हम मोहब्बत के नाम पर ऐसा धोखा खाते हैं कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। असल मोहब्बत तो निकाह के बाद ही होती है, जिसमें इंसान एक दूसरे का लिबास बनकर एक दूसरे के ऐब ढांप लेता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फौरन कर लीजिए। साथ ही लगे बेल बटन को दबा दें कि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।